हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई द व्हाइट टाइगर फिल्म के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। अब हाँ, फिल्म में इंडियन कलाकार है, लेकिन फिल्म हॉलीवुड की है क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर का नाम है रमीन बरानी और उन्होंने फिल्म को हॉलीवुड टच के साथ ही बनाया है। लेकिन अगर एक हॉलीवुड डायरेक्टर किसी इंडियन कंटेंट पर अगर फिल्म बनाता है तो फिल्म कितनी ज्यादा अच्छी होती है और कितनी नहीं, मैं इस वीडियो में उन्हीं डिटेल्स पर बात करूंगा। क्योंकि रमीन ने अपने करियर में काफी अच्छी फिल्में बनाई है, जिसे मैं रमीन की इस फिल्म यानी कि द व्हाइट टाइगर से ज्यादा रिकमेंड करूंगा आपको। फिल्में जैसी कि चॉप शॉप, मैन पुशिंग कार्टर और 99 होम्स, इन सारे ही फिल्मों के कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक है। सिवाय उनकी डायरेक्ट की गई फ़ारेनहाइट 451 फिल्म के अलावा, जो कि एक डिजास्टर थी। और उस फिल्म के बाद रमीन को अपने करियर में एक अच्छी फिल्म चाहिए थी, वो भी एक अच्छे कंटेंट की। जो क्या द व्हाइट टाइगर फिल्म है भी या नहीं, चलिए अब इस वीडियो में उन्हीं डिटेल्स पर बात करते हैं। पहले तो बुक की एडेप्टेशन इसी सेम नाम की नॉवल से की गई है, जिसे लिखा था अरविंद अधिका ने, जिसका ईयर था साल 2008 का, जिसे लेकर उस टाइम पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। जिस कंट्रोवर्सी में ऑब्वियसली अपर और लोअर कास्ट का मैटर काफी ज्यादा था, जो कि इस फिल्म में भी है, क्योंकि बुक यही डिमांड करती है। और अब इतने साल के बाद जब इस नॉवेल की एडेप्टेशन इस फिल्म में की गई है, तो उससे लोगों की सोच पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा, वो बात तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। और अब अगर इसके काफी शॉर्ट ब्रीफ में फिल्म की कहानी की बात करें, तो फिल्म की कहानी का पूरा फोकस आदर्श गौरव के कैरेक्टर बलराम हवाई पर किया जाता है, जो अपनी लाइफ में बदलाव चाहता है। क्योंकि वो गरीब नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा गरीब है, जिसे अपनी लाइफ में सर उठाने तक की इजाजत नहीं है बिना किसी परमिशन के, खास करके उसके मालिकों के सामने। यानी जो उसके मालिक कहते हैं, बलराम उन्हीं सभी कामों को आंख बंद कर करता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे बलराम की सोच बदलती है, और उसकी ये सोच बलराम को कहां पर लाकर खड़ा करेगी और कहां नहीं, वही डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स की द व्हाइट टाइगर फिल्म, जो की एक नरेशन फिल्म भी है। तो चलिए अब इस फिल्म की पूरी स्पॉइलर फ्री डिटेल्स की बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आपको ये फिल्म, जो ऑलमोस्ट 2 घंटे की है, देखनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो अगर कोई स्मार्ट डायरेक्टर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर उस पर कोई फिल्म बनाता है, तो डेफिनेटली वैसी स्मार्ट फिल्मों को उसी लेवल पर रखकर रिव्यू भी करना चाहिए। वरना अगर देखा जाए तो मैं इस फिल्म को उन सभी डिटेल्स को छोड़कर आपके सामने रिव्यू करूं, तो जी हाँ, ये एक अच्छी सी टाइम पास सी फिल्म है, जिसे देखकर आपका टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से पास हो जाता है। लेकिन अब फिल्म की डिटेल्स की बात करें तो जैसे की मैंने कहा, ये एक नरेशन फिल्म है, जिस फिल्म में फिल्म का लीड कैरेक्टर आपको फिल्म की कहानी बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता है, जो की इस व्हाइट टाइगर केस में इस फिल्म में ऑब्वियसली आदर्श गौरव का कैरेक्टर बलराम हलवाई करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे नरेशन की इस फिल्म को बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, जिसका रीजन यही है कि फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा सिंपल है कि आपको फिल्म का एंड भी पता होता है कि आपको फिल्म में देखने क्या मिलेगा। ऐसे में नरेशन उतना भी ज्यादा दमदार नहीं लगता। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इस फिल्म को इंडियन कॉन्सेप्ट से लेकर इंग्लिश में बनाया गया है, वो चीज एक बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। एग्जाम्पल है पैरासाइट फिल्म, जिसने इतने सारे एकेडमी अवार्ड्स अपनी ओरिजिनल कोरियन लैंग्वेज में ही जीता है, ना कि उसके इंग्लिश या फिर हिंदी डब में। तो डायरेक्टर को ये चीज अपने दिमाग में पूरी तरीके से सेट कर ही इस फिल्म को डायरेक्ट करना चाहिए था। लेकिन अब मुझे पता नहीं कि स्लमडॉग मिलियनेयर ने इंग्लिश लैंग्वेज में ही इतने सारे एकेडमी अवार्ड क्यों जीते थे। क्योंकि अगर आज भी उस फिल्म की कंपैरिजन मैं 1988 की फिल्म सलाम बॉम्बे के साथ करूं, तो स्लमडॉग मिलियनेयर उस फिल्म के आसपास भी खड़ी नहीं होती। क्योंकि सलाम बॉम्बे फिल्म की जो ग्राउंड की रियलिटी थी, उससे बहुत ही हिसाब से ज्यादा रियल रखकर बनाया गया था। और स्लमडॉग मिलियनेयर में डिटेलिंग कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फीकी पड़ती है। लेकिन हाँ, वो एक अच्छी फिल्म है और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर उस फिल्म के टाइम पीरियड को भी चुना गया था कि उस फिल्म को किस टाइम पीरियड में रखकर बनाना चाहिए। और सलाम बॉम्बे अपने टाइम पीरियड की ही फिल्म है, जिसे उस टाइम पीरियड के हिसाब से एकेडमी अवार्ड क्यों नहीं मिला, ये बात तो एकेडमी वाले ही जाने। और अब डैनी बॉयल से याद आया कि डैनी बॉयल अपनी सभी की सभी फिल्मों को ऑलमोस्ट इसी तरीके से नरेशन कर बनाते हैं। यानी कि ये उनकी एक खासियत है, सिंपल सी स्टोरी को बहुत ही ज्यादा उलझाने के लिए। लेकिन व्हाइट टाइगर के केस में अगेन कहानी के हिसाब से वो चीज एक तो पहले फिट नहीं बैठती, और ऊपर से नरेशन भी हमें उतना ज्यादा दमदार बिल्कुल भी नहीं लगता। यानी कि अगर आप कोई नरेशन फिल्म बना रहे हो, तो इन फिल्मों में नरेशन की वॉइस बहुत ही ज्यादा दमदार होनी चाहिए और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, ताकि लोगों को उस प्रोटैगनिस्ट की कहानी सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आए। लेकिन उस केस में व्हाइट टाइगर बहुत ही बुरी तरीके से मार खाती है, और ऐसे नरेशन को तब यूज किया जाता है जब फिल्मों की कहानी बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होती है, जो कि व्हाइट टाइगर फिल्म नहीं है। और अगर ऐसी नरेशन फिल्मों की बात करें तो हॉलीवुड में इसके एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, वो भी अच्छी से अच्छी फिल्मों को लेकर। फिल्में जैसी कि टैक्सी ड्राइवर, गुड फेलेस, द बिग लेबोरेटरी, द शॉन विक
रेडेम्पशन, सिटीजन केन और मेरी फेवरेट फाइट क्लब फिल्म। बाकी ऐसी और भी काफी सारी फिल्में हैं, लेकिन उन सब का नाम लेकर मैं जबरदस्ती के टॉपिक को आपके लिए भटकाना बिल्कुल भी नहीं चाहता। और रही बात इस फिल्म की हिंदी डब की, तो फिल्म की हिंदी डब भी बहुत ज्यादा बुरी है। इतनी बुरी कि स्टार्ट के 5 मिनट बाद ही मैंने इस फिल्म को इसकी ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखना पसंद किया। लेकिन उसमें भी मुझे अगर डिसअपॉइंटमेंट हुई है तो वो है राजकुमार राव की एक्सेंट, जो हिसाब से काफी ज्यादा फेक लगता है। और रही बात प्रियंका चोपड़ा की, तो उनके कैरेक्टर को ये बात बताकर काफी ज्यादा क्लियर कर दिया गया था कि वो इंडियन तो है, लेकिन बचपन से उनका कैरेक्टर यूएस में ही रहता है, जिसके हिसाब से उनका फेक एक्सेंट भी ठीक लगता है। बट राजकुमार राव का बिल्कुल भी नहीं। और यही नहीं, फिल्म में कैरेक्टर्स के हिसाब से भी बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, जिसमें अगर पूरी की पूरी डेवलपमेंट पर अगर किसी के ध्यान दिया गया है तो वो ऑब्वियसली आदर्श गौरव का कैरेक्टर ही है। बाकी बचे जितने भी कैरेक्टर्स इस फिल्म में लिए गए हैं, उन सभी की डेवलपमेंट फिल्म में बहुत ही ज्यादा पुअर है, जिसके हिसाब से हमारा कनेक्शन फिल्म में सिवाय बलराम के कैरेक्टर के अलावा बाकी और किसी से भी नहीं बनता। लेकिन बलराम के कैरेक्टर को भी जिस तरीके से फिल्म में डेवलप किया गया है, वो भी उतना ज्यादा ग्राउंड लेवल का नहीं था। और ऊपर से उसके सपने और एंड का रिजल्ट, जिसे बिना डिटेलिंग के हजम कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस फिल्म में हिसाब से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। और रही बात अपर कास्ट और लोअर कास्ट की, जिस तरीके से इस फिल्म में प्रेजेंटेशन की गई है, वो कुछ हद तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। अब याद रहे, मैंने पर्सनली इन चीजों को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है, जिसके हिसाब से मैं उस पर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। और अब बात करें फिल्म के डायरेक्शन की, तो जी हाँ, फिल्म का डायरेक्शन के टाइम पीरियड के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और जी हाँ, आदर्श गौरव की परफॉर्मेंस भी, जिसमें अगर हिंदी एक्सेंट को डाला जाता तो इस फिल्म की कहानी की नरेशन में 4 चांद लग जाते। और इसके अलावा फिल्म का बीजीएम भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आपका मूड काफी अच्छी तरीके से फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सेट करता है। और रही बात फिल्म की एडिटिंग की, तो वो डेफिनेटली आपको फील तो होगी ही, खास करके इसके सेकंड हाफ में, जिसके बाद शायद डायरेक्टर भी इस फिल्म को स्ट्रेच होने से बचा नहीं पाए, क्योंकि शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि फिल्म के सेकंड हाफ में प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है और फिल्म को खत्म कैसे। इसलिए उनके दिमाग में जो कुछ भी चीजें आई, उन्होंने फिल्म के सेकंड हाफ में घुसा दी, जिस पर एडिटिंग ने 4 चांद लगा दिए। यानी कि क्लियरली ये फिल्म सेकंड हाफ में आपको थोड़ा बहुत बोर तो करती ही है, क्योंकि आपको ऑलरेडी फिल्म के एंड का रिजल्ट पता होता है, जिसे फिल्म के स्टार्ट में ही रिवील कर आपके लिए किसी भी तरीके का सस्पेंस नहीं रखा गया। तो अब चलिए फिल्म की और बाकी डिटेल्स मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो उसके लिए तो 5 में से 0 स्टार की रेटिंग बनती है, जो इस फिल्म में है नहीं। और रही बात फिल्म की कॉमेडी और सस्पेंस की, तो इन दोनों ही कैटेगरी के लिए मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से आधे स्टार की रेटिंग। और ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग बनती है 5 में से 4 स्टार की, क्योंकि फिल्म का पूरा फोकस इन्हीं चीजों पर था, जिसे मैंने रेटिंग डायरेक्टर की रिसर्च, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस और स्टोरी लिखने के हिसाब से दी है। और फिल्म के हॉरर और थ्रिल की बात करें, तो इस कैटेगरी में इस फिल्म की रेटिंग बनती है 5 में से सिर्फ 1.5 स्टार की, क्योंकि फिल्म के टेंशन यानी कि थ्रिल का लेवल अच्छा खासा है। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म मास्टर्स ऑडियंस के हिसाब से बनाई गई एक अच्छी सी टाइम पास सी फिल्म है, जिसके चलते मास्टर्स ऑडियंस की नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनती है B+ की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को तो ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, जिसके हिसाब से उनके नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनती है A की। अब बात करें मेरी, तो मैंने इस फिल्म को ठीक ठाक सा एंजॉय किया है, जिसके हिसाब से मेरी नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनती है B की। यानी कि एक ऐसी टाइम पास सी फिल्म जिसे आप देखोगे तो भी चलेगा, नहीं देखोगे तो भी ठीक है। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म दी व्हाइट टाइगर को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। तो अब आपकी क्या राय है दी व्हाइट टाइगर फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, इसके अलावा आपके कोई भी सजेशन खास करके इस फिल्म को लेकर है, तो उस बारे में आप सीधे मुझसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर DM कर बात कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।